नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का जो प्रयोग है व्यवहारिक रूप से न्यायाधीशों ने या न्यायपालिका ने किस प्रकार किया है। पिछली क्लास में हमने अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्तियों के बारे में पढ़ा था कि उसकी शक्तियों का क्या संवैधानिक आधार है, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति क्या है। अमेरिका में अक्सर यह सवाल उठता है कि सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का कोई संवैधानिक आधार नहीं है, लेकिन हमने पढ़ा कि वास्तव में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का वहाँ पर संवैधानिक आधार है। संविधान के 2 अनुच्छेदों में, जैसा कि हमने पढ़ा, अनुच्छेद 6 और अनुच्छेद 3 की उपधारा 2 में यह शक्ति निहित है, या उसमें हमें स्पष्ट रूप से यह शक्ति दिखाई देती है, उसका उल्लेख दिखाई देता है। तो यहाँ पर इन दोनों अनुच्छेदों में हम देखें तो न्यायिक पुनर्विलोकन की धारणा के जो भी समर्थक है वह यही कहते हैं कि संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखने के लिए और किसी के द्वारा भी संविधान का उल्लंघन न हो, यह देखने का जो जिम्मा है, जो अधिकार है, जो कार्य है, वो सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा गया है। और सर्वोच्च न्यायालय कार्य तभी कर सकता है जबकि उसको संविधान की व्याख्या का अधिकार दिया जाए, और उस अधिकार का उपयोग करने के लिए संघीय राज्य व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित ऐसे कानूनों को सर्वोच्च न्यायालय को अवैध घोषित करने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए जो कि न्यायालय के विचार में संविधान के अनुकूल नहीं है। तो इसलिए सर्वोच्च न्यायालय को यह शक्ति दी गई है ताकि वह संविधान की रक्षा का कार्य कर सके। तो अपनी न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय या वहाँ की न्यायपालिका संविधान के संरक्षण की भूमिका निभाती है। तो सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति अमेरिका के राजनीतिक जीवन का एक महत्वपूर्ण आधार है, और यह शक्ति इतनी महत्वपूर्ण है कि वहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय को कांग्रेस का तृतीय सदन या तीसरा सदन कहा जाने लगा है। वहाँ इस शक्ति का प्रयोग न्यायपालिका बहुत महत्वपूर्ण रूप से करती है। तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो इस शक्ति का प्रयोग किया जाता है तो उसने व्यवहारिक रूप से जो इसका प्रयोग शुरू हुआ अमेरिका में, वो 1803 में मारबरी बनाम मेडिसन के विवाद में वहाँ का उस समय का जो न्यायाधीश मार्शल था उसके द्वारा न्यायिक पुनर्विलोकन के सिद्धांत का स्पष्ट रूप से प्रतिपादन किया गया, और तब से लेकर आज तक अमेरिका में इस सिद्धांत का प्रयोग सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न कानूनों को अवैध घोषित करने में किया जा चुका है। तो यह विवाद इस प्रकार था कि 1801 में राष्ट्रपति एडम्स ने मारबरी को कोलंबिया जिले का न्यायाधीश नियुक्त किया, लेकिन वह आदेश मारबरी को भेजे जाने से पहले ही राष्ट्रपति एडम्स का कार्यकाल समाप्त हो गया, और जो नया राष्ट्रपति था जेफरसन और उसका जो न्याय मंत्री था मेडिसन, उसने मारबरी को वह आदेश भेजने से मना कर दिया। तो अब मारबरी ने 1789 के 1789 के न्यायिक जो अधिनियम में जो एक व्यवस्था थी, उस व्यवस्था के अंतर्गत यह प्रावधान था कि प्रशासनिक अधिकारियों को परामर्श दिए जाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय से प्रार्थना की जा सकती है और सर्वोच्च न्यायालय को ऐसा आदेश देने का अधिकार होगा। तो उस व्यवस्था के आधार पर उस विवाद में सर्वोच्च न्यायालय की ओर से न्यायाधीश मार्शल ने अब यह जवाब दिया या निर्णय सुनाया कि 1789 के जो न्यायिक अधिनियम के अंतर्गत जो मारबरी की नियुक्ति संबंधित मारबरी जो था वो अपनी नियुक्ति संबंधित आज्ञा पत्र प्राप्त करने का अधिकारी है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संबंधित अधिकारी को फरमादेश नहीं दिया जा सकता। इसीलिए उस न्यायिक अधिनियम के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को लेकिन 1789 का जो न्यायिक अधिनियम है उसमें सर्वोच्च न्यायालय को परमादेश जारी करने का अधिकार दिया गया है कि वो किसी अधिकारी को आदेश दे कि वो किस आधार पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति को कोई अधिकारी निरस्त कर सकता है। तो वो स्वयं उस संविधान की 3री धारा के विरुद्ध है, क्योंकि उसके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय का प्रारंभिक न्याय क्षेत्र उस न्याय क्षेत्र से अधिक कर दिया गया जो संविधान की जो संविधान की धारा 3 के अंतर्गत दिया गया है। तो इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय ने उस न्यायिक अधिनियम की एक व्यवस्था को अवैध घोषित कर दिया और उसे लागू करने से मना कर दिया।
तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उस जो एक अधिनियम था, एक न्यायिक अधिनियम था जो कांग्रेस के द्वारा बनाया गया था, जो कि गलत था, कि जो कि सर्वोच्च न्यायालय को परमादेश का अधिकार नहीं देता है, तो उसको अवैध घोषित उस अधिनियम की उस व्यवस्था को सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अवैध घोषित किया गया। तो इस आधार पर न्यायाधीश मार्शल ने कुछ निर्णय सुनाए, जिसमें यह कहा गया कि संविधान एक लिखित पत्र है जो कि शासन की शक्तियों को निश्चित और सीमित करता है। संविधान देश का सर्वोच्च कानून है, इसलिए कांग्रेस द्वारा पारित कोई भी अधिनियम या कोई भी कानून उसकी तुलना में श्रेष्ठ नहीं है। संविधान उसके ऊपर है। संविधान के विपरीत बनाए गए कानून असंवैधानिक है और न्यायालय उन कानूनों को अवैध घोषित करते हुए उसे मानने से मना कर सकता है। तो इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक पुनरावलोकन की उस शक्ति का जो प्रयोग है वो उस अधिनियम की उस व्यवस्था को अवैध घोषित करते हुए किया गया, जो कि संविधान की अनुच्छेद 3 संविधान की धारा या अनुच्छेद 3 के जो विरुद्ध था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यह निर्णय उस समय आया। तो यहाँ पर हम एक और विशेष चीज़ भी पढ़ेंगे जो संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति से जुड़ी हुई है, कि अमेरिका में जो न्यायाधीश जो भी निर्णय करते हैं वो कानून की उचित प्रक्रिया के आधार पर करते हैं, लेकिन भारत में हम देखते हैं कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अंतर्गत हमारे न्यायाधीश न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग करते हैं। लेकिन अमेरिका में कानून की उचित प्रक्रिया मतलब कि न्यायाधीश यह भी देखते हैं कि कानून जो है गलत है या सही है, कानून अच्छा है या बुरा है, तो उन पहलुओं पर भी न्यायाधीश विचार करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ न्यायपालिका कानून के अच्छे या बुरे पहलू पर विचार नहीं करती, बल्कि वह यह देखती है कि कानून संविधान द्वारा निर्धारित जो प्रक्रिया है उसके अंतर्गत बना हुआ है या नहीं है। तो इस प्रकार अमेरिकी कानून की उचित प्रक्रिया की पद्धति का प्रयोग करते हुए अमेरिका में न्यायपालिका बहुत महत्वपूर्ण बन गई है, यहाँ तक कि उसको कांग्रेस का तीसरा सदन भी कहा जाने लगा है, जबकि भारत में न्यायपालिका के लिए ऐसे कोई अवसर नहीं है। तो इस प्रकार अमेरिका में न्यायपालिका महत्वपूर्ण रूप से न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का या व्यापक रूप से उसका प्रयोग करती है। अब हम देखें कि न्यायिक पुनरावलोकन की वहाँ पर आलोचना की जाती है या उसकी कुछ कमियां भी हैं। विभिन्न विद्वानों ने उसकी कमियां बताई है। तो मार्शल ने जब अपने निर्णय में न्यायिक पुनरावलोकन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया, उससे पहले ही जब संविधान बना उसके बाद से ही इस शक्ति की आलोचना की जाती रही है। तो इस प्रकार हम देखें कि विभिन्न विद्वानों ने, जैसे जेफरसन है, लिंकन है, ब्रोगन लुई, बोंदा, लॉस्की जैसे विभिन्न विद्वानों ने अमेरिका में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति की आलोचना की है और उस आलोचना के प्रमुख आधार बताए हैं, जो इस प्रकार है। पहला आधार है, न्यायिक पुनरावलोकन का कोई संवैधानिक आधार नहीं है। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं पहले भी कि आलोचकों ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति का कोई संवैधानिक आधार नहीं है। संविधान में कहीं पर भी उल्लेख नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय कानूनों की संवैधानिकता की जांच करके उसको अवैध घोषित कर सकता है। तो इस प्रकार की आलोचना की जाती है, लेकिन जैसा हमने पढ़ा इस आलोचना का कोई महत्व नहीं है ज़्यादा, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति का हमने पढ़ा कि अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 6 में इसका उल्लेख किया गया है। और पिछले 200 वर्षों से हम देखें तो वहाँ की न्यायपालिका इस अधिकार का सफलतापूर्वक प्रयोग करती आ रही है और उसके इस शक्ति को कहीं पर भी चुनौती भी नहीं दी गई है। दूसरा आधार है, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय राजनीति से प्रेरित हो सकते हैं। तो इस शक्ति के अंतर्गत यह भी माना जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय को कानूनों की वैधानिकता के जांच का जो अधिकार होता है, लेकिन वास्तव में आलोचक कहते हैं कि स्थिति यह होती है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जब निर्णय सुनाते हैं तो उसमें वो राजनीतिक विचारधारा से ओतप्रोत होते हैं। इस संबंध में न्यायाधीश जो है, क्योंकि उनकी भी सामाजिक और राजनीतिक जीवन से वो प्रभावित होते हैं और इस प्रकार जब वो कोई निर्णय सुनाते हैं तो वो अपनी उन विचारधाराओं से प्रभावित हुए बिना नहीं रहते हैं। तो इस प्रकार हम देखें कि न्यायाधीशों के निर्णय आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों से प्रेरित होते हैं।
है ना। और उसमें इसलिए हम देखते हैं कि कई बार न्यायाधीशों के निर्णय कभी तो कुछ न्यायाधीश किसी निर्णय को सही ठहराते हैं, कुछ न्यायाधीश उसी निर्णय को गलत भी ठहरा देते हैं। तो इस प्रकार के विचारधाराओं का अंतर हमें उसमें देखने को मिलता है। तीसरा आधार है प्रगतिशीलता और विकास में बाधक। कई बार ऐसा भी होता है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो कि काफ़ी उम्र वाले होते हैं, इसलिए उनको रूढ़िवादी और प्रतिक्रियावादी कहा जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय कई बार प्रगतिशील कल्याणकारी कानूनों को बेवजह ही अवैध ठहरा देते हैं, जैसे कि उद्योगों में काम करने वाले मजदूरों के से संबंधित हो, चाहे दास प्रथा को समाप्त करने से संबंधित हो, चाहे आयकर से संबंधित हो। तो ऐसे प्रगतिशील और कल्याणकारी कानूनों को न्यायाधीश अवैध घोषित करके और विकास के मार्ग में बाधक बनते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कभी कभी एक प्रकार से रूढ़िवादी दृष्टिकोण का भी परिचय देते हैं। चौथा आधार है न्याय पुनर्लोकन की शक्ति के आधार पे वहाँ की न्यायपालिका या सर्वोच्च न्यायालय कांग्रेस का तृतीय सदन बन गया है, जिससे कि वहाँ पर शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत है, जो अमेरिकी शासन व्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार है, उसके ऊपर भी आलोचक प्रश्न उठाते हैं कि अमेरिका में एक प्रकार से यह वहाँ की व्यवस्था का उल्लंघन है। तो यह आलोचना भी इस आधार पर की जाती है कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी शक्ति के आधार पर कांग्रेस के तीसरे सदन की स्थिति को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि जो कि अनुचित है, क्योंकि लोकतंत्र में कानून निर्माण की शक्ति जनप्रतिनिधियों को जो प्राप्त होती है और अमेरिकी जनता जो कांग्रेस के सदस्यों को चुनकर भेजती है, लेकिन उन्हीं कांग्रेस द्वारा पारित कानूनों को सर्वोच्च न्यायालय अवैध घोषित करके और एक प्रकार से सर्वोच्च विधानमंडल की स्थिति को प्राप्त कर लेता है, जो कि किसी प्रकार से लोकतंत्रीय नहीं है। तो इस प्रकार हम देखें कि न्यायाधीश जो कि जनप्रतिनिधियों द्वारा निर्वाचित ही नहीं होते हैं, तो उनके द्वारा वह काम किया जाना अपने आप में अलोकतंत्रीय है। तो आलोचक उस आधार पर भी इसकी आलोचना करते हैं। पांचवा आधार है निर्णय की प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण होना। सर्वोच्च न्यायालय में बहुमत के निर्णय की प्रक्रिया है, जब न्यायपालिका इस शक्ति का प्रयोग करती है तो उसकी भी आलोचना की जाती है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय में जो बहुमत से निर्णय लिए जाते हैं उसमें 4 के विरुद्ध 5 न्यायाधीश बहुमत से निर्णय देते हैं। तो 4 न्यायाधीश जब कानून की संवैधानिकता में विश्वास रखते हैं और 5 न्यायाधीश उसे अवैध घोषित या गलत सिद्ध करते हैं, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि एक न्यायाधीश जो है वो पूर्ण रूप से कांग्रेस और राष्ट्रपति के निर्णय पर अपने अधिकार का प्रयोग करते हैं, जो कि गलत है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब कानून गलत है तो उस पे 5 उसके पक्ष में और 4 उसके विरुद्ध क्यों हैं। तो इस प्रकार की स्थिति, यदि कानून गलत है तो सारे न्यायाधीश उस पर एक मत होने चाहिए, उनमें मतभेद क्यों है। तो इस प्रकार की त्रुटिपूर्ण प्रक्रिया एक प्रकार से जनता में या लोकतंत्र में अविश्वास को प्रकट करती है। फिर हम देखें छठा आधार है इसकी आलोचना का, सामाजिक और आर्थिक जीवन में अस्थिरता उत्पन्न होती है। सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति सामाजिक और आर्थिक जीवन में अस्थिरता उत्पन्न करने का कारण इसलिए बनती है क्योंकि कांग्रेस के कानून के द्वारा जो व्यवस्था चल रही होती है और अचानक भी सर्वोच्च न्यायालय उसी कानून को अवैध घोषित कर देता है, तो वर्षों से चली आ रही वो व्यवस्था चरमरा जाती है और नागरिकों में उस कानून के ढांचे के प्रति एक प्रकार से संदेह उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार राजनीतिक और आर्थिक जीवन में अस्थिरता देखने को मिलती है कि कब न्यायपालिका किसी कानून को अवैध घोषित करके अस्थिरता उत्पन्न कर दे। सातवीं आलोचना का आधार है विधानमंडलों में उत्तरदायित्व की भावनाओं का ह्रास। कुछ विद्वान न्यायिक पुनर्लोकन की यह कहकर भी आलोचना करते हैं कि इसके बाद या इसके परिणाम स्वरूप विधानमंडलों में उत्तरदायित्व की भावना कम हो जाती है, क्योंकि वह यह देखते हैं कि वो जैसा भी कानून बनाएंगे उसकी सर्वोच्च न्यायालय में जांच तो होगी, तो इससे उनके काम में लापरवाही बढ़ती है और वो अपने कानून निर्माण संबंधित काम को ईमानदारी से या पूर्ण रूप से संपन्न नहीं कर पाते हैं। तो इस प्रकार अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति की आलोचना की जाती है, लेकिन फिर भी ये इसी तरह की आलोचनाएं हमारे देश में भी सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनर्लोकन की शक्ति के लिए की जाती है। लेकिन फिर भी हम देखें कि अमेरिका में इस शक्ति का अपने आप में बहुत महत्व है
और इसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।